हेलो टू ऑल द व्यूअर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन। ये लेक्चर 3 है। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 1 और 2 में ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है, लेक्चर 1 और 2, तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को ये वाला लेक्चर आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो कितने प्रकार से क्लासिफाई होती है। इससे पहले भी हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक के सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किया था, जहाँ पे हम लोगों ने पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन क्या होता है ये हम लोगों ने समझा था। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा था हम लोगों में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो होता है, जब हम उसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो 2 प्रकार से क्लासिफाइड होता है। पहला इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसे हम लोग मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म कहते हैं, और एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसे हम लोग मात्रा सापेक्ष गुणधर्म कहते हैं। स्टार्ट करते हैं विद द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ सिस्टम। जैसे कि हमारा हो गया टेम्परेचर, प्रेशर या डेंसिटी, या फिर किसी चीज़ की स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना होता है। इसको हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग इसका हिंदी का ट्रांसलेशन देख लेते हैं। यह किसी निकाय के वे गुणधर्म होते हैं जिनका मान निकाय के पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। उसे हम लोग मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म कहते हैं या फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। सपोज़ मान लीजिए यहाँ पे आपके पास कोई एक कंटेनर है। कंटेनर का कुछ पार्ट है यहाँ पे। ये टोटल इसका मास जो है वो है 10 kg। ठीक है, 10 kg इस टोटल का मास है। जो यहाँ के पॉइंट का टेम्परेचर है पॉइंट ए का जो टेम्परेचर है वो है 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ इस पर्टिकुलर टोटल मास की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो भी 10 डिग्री सेल्सियस है, और इसके एक छोटे से हिस्से की बात करते हैं तो वो भी एक 10 डिग्री सेल्सियस पे ही आ रहा है। मतलब कि अगर ये कंप्लीट कंटेनर की हमने बात की जिसका मास 10 kg है, और इसके एक छोटे से पॉइंट ए की बात की जिसका मास कुछ बहुत काफ़ी कम या नॉमिनल सा होगा, उसका भी जो टेम्परेचर है वो दोनों का सेम आ रहा है। तो ये जो हमारा हो जाएगा, ये उसके मात्रा पे ना डिपेंड करके, बल्कि एक जो पॉइंट का टेम्परेचर है वही ओवरऑल टेम्परेचर है, मतलब एक ही कांस्टेंट वैल्यू है। इसे हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं या फिर मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म कहते हैं। इसके साथ ही अगर हम लोग प्रेशर की बात करते हैं तो अगर ओवरऑल इसका प्रेशर कम से कम आ रहा है 5 बार अगर ओवरऑल का प्रेशर है, तो अगर इसके छोटे से अमाउंट की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है तो वहाँ पे भी इसका जो प्रेशर होगा वो 5 बार होगा। इसके साथ ही डेंसिटी किसी भी चीज़ की डेंसिटी जो होती है वो यूजुअली कांस्टेंट होती है। तो अगर कांस्टेंट वैल्यू की डेंसिटी है, घनत्व है उसका, वो अगर पूरे हिस्से की बात करें, पूरे कंटेनर की बात करें, या फिर उसके एक छोटे से पार्ट की बात करते हैं, इसकी डेंसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। सपोज़ मान लिया कि 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी डेंसिटी है। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके साथ नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सिस्टम। ये मास पे ही डिपेंड करता है, मास पे डायरेक्टली निर्भर करता है। ये हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, जैसे किसी चीज़ का वेट, या फिर एंट्रोपी या एंथैल्पी, ये दोनों टर्म्स क्या होते हैं ये हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। वॉल्यूम जो आयतन होता है, वेट यानी कि भार जो होता है, इससे आप लोग ऑलरेडी वर्ड्स आप लोग जानते हैं। तो ये हमारी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। पहले हम लोग इसकी हिंदी देखते हैं, फिर एग्जाम्पल समझते हैं। इसे हम लोग कहते हैं मात्रा सापेक्ष गुणधर्म। मात्रा सापेक्ष गुणधर्म, यह किसी निकाय कि वह गुणधर्म होते हैं जिनका मान निकाय के पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जैसे कि आयतन, ऊर्जा या फिर भार। ये जो होती है हमारी कि एक पर्टिकुलर कंटेनर है, कंटेनर का टोटल वॉल्यूम है 10 सेंटीमीटर क्यूब,
ठीक है। तो इसका ये जो छोटा सा पार्ट होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा वो सपोज़ मान लीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब ये इसके मास पे डिपेंड कर रहा है, इस पूरे क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है कि हम लोगों ने इतना पर्टिकुलर मास लिया है कि एक छोटा सा मास लिया है। ये होती है हमारी आयतन या फिर वॉल्यूम ले सकते हैं। ये हमारी एक प्रकार की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या फिर मात्रा सापेक्ष गुणधर्म है। इसी प्रकार से अगर हम लोग वेट की बात करते हैं तो वेट तो डायरेक्टली होता है mg, मास इंटू ग्रेविटी, तो ये मास पे ही डिपेंड कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारा वेट जो होता है वो भी, भार जो होता है वो भी डायरेक्टली मास पे डिपेंड करता है। इसके साथ ही हमारी जो एनर्जी होती है वो भी एक प्रकार की कह सकते हैं हम लोग एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। टोटल का मास लिया जाता है और फिर उसका स्मॉल पोर्शन का मास लिया जाता है, तो दोनों की वैल्यू में फ़र्क आ जाता है। जब भी हमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी समझना है, अगर क्वेश्चन में आया है कि ये हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो हमें बस इतना समझना होता है कि एक कंप्लीट का हम लोग वो प्रॉपर्टी देखें। जैसे कि प्रेशर देखना है तो एक कंप्लीट का प्रेशर देखते हैं और एक स्मॉल अमाउंट का प्रेशर देखते हैं। अगर दोनों एक ही आ रहा है तो वो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, और अगर दोनों अलग अलग आ रहे हैं, मतलब टोटल से कम वैल्यू आ रही है छोटे से स्मॉल पार्ट की, तो वो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है। ये हम लोग यूजुअली जब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कोई भी एक क्वांटिटी दी जाती है, उसके बाद ये पूछा जाता है कि ये एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है। अब हम लोग समझते हैं साम्यता क्या होता है। साम्यता मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो एन आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बता दिया है। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड का अर्थ यहाँ पे होता है जहाँ पे मास भी नहीं अंदर आ सकता है और एनर्जी का भी जो ट्रांसफ़र है वो नहीं हो सकता है। तो एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ईच सेक्शन इज़ कांस्टेंट या फिर इक्वल। ठीक है, तो मतलब एक कोई पॉइंट है और दूसरा कोई पॉइंट है, दोनों के बीच का जब टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो वो हमारा एक प्रकार का थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट कहलाता है। हिंदी में देखते हैं इसको, इसे हिंदी में साम्यता कहते हैं। साम्यता, यहाँ पे तापमान की साम्यता की बात की जा रही है, थर्मल इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है। इक्विलिब्रियम का ट्रांसलेशन साम्यता होता है। ठीक है, जब निकाय के प्रत्येक भाग के बीच का तापमान समान होता है तथा निकाय में कोई तापांतर नहीं होता है, तो उसे हम लोग तापीय साम्यता की अवस्था कहते हैं। ये तापीय साम्यता की बात की जा रही है। यहाँ पे जो थर्मल इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है, तो उसके बीच में किसी भी प्रकार का कोई तापमान का अंतर नहीं आता है। ठीक है, किसी भी निकाय में, उसे हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक पाथ किसे कहते हैं। थर्मोडायनेमिक पाथ जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं ऊष्मगतिकी पथ। When system undergoes change from one equilibrium, ये equilibrium है, state to another equilibrium state, then the path followed by the system is called thermodynamic path. Suppose मान लीजिए ये कोई आपका स्टेट है जो कि एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब भी उसका तापमान जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये एक पॉइंट है, पॉइंट ए, ये किसी इक्विलिब्रियम पे है। हम यहाँ से पॉइंट बी पे गए, पॉइंट बी भी एक प्रकार का थर्मल इक्विलिब्रियम है। अब इन दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम के बीच में सिस्टम ने जो भी चेंजेस आए हैं या जो भी एक मार्ग लिया है, इस मार्ग को ही हम लोग थर्मोडायनेमिक पाथ कहते हैं। ठीक है, तो व्हेन अ सिस्टम अंडरगोज चेंज फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट, देन द पाथ फॉलोड बाय सिस्टम इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक पाथ। हिंदी में देखते हैं, जब कोई निकाय अपनी किसी एक साम्यावस्था से दूसरी साम्यावस्था में जाता है, तब वह जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे हम लोग ऊष्मगतिकी पथ कहते हैं। ये होता है हमारा थर्मोडायनेमिक पाथ। जब काफ़ी थर्मोडायनेमिक पथ, मतलब ये एक पॉइंट है, एक से बी, एक बी से सी, सी से डी, जब ये पूरा सीरीज़ चलती है तो उसे को हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो होता है वो हमारा
वो यही कहलाता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। हिंदी में इंग्लिश में देखते हैं। व्हेन अ सिस्टम चेंजेस इट्स इक्विलिब्रियम इट फॉलोज अ सक्सेसिव स्टेट ऑफ पाथ। तो जब भी ये वन आफ्टर अनदर जो कोई पाथ लेता है, सक्सेसिव चेंज ऑफ पाथ जब होता है तो वो हमारा एक प्रकार का प्रोसेस बन जाता है। ठीक है। निकाय द्वारा ऊष्मगतिकी पथ पर चलने की प्रक्रिया को ऊष्मगतिकी प्रक्रम कहते हैं। प्रक्रम मतलब कि प्रोसेस होता है, इसको हम लोग कहते हैं। मतलब एक पाथ फॉलो किया, उसके बाद दूसरा पाथ किया, फिर तीसरा पाथ किया, ऐसे जब सीरीज चलती है डिफरेंट थर्मोडायनेमिक पाथ्स की, तो उसे हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, ये है हमारा ऊष्मगतिकी प्रक्रम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस जिसे हम लोग चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। When a system follows different path and attains its initial position in a process, this sequence of process is called cyclic process. जब कोई निकाय विभिन्न ऊष्मगतिकी पथ का अनुसरण करते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाती है तो उसे चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। जैसे कि हम लोग समझते हैं इस ग्राफ से, यहाँ पे पॉइंट 1 है और पॉइंट 2 है। ये 1 से 2 एक पाथ फॉलो किया इसने, वापस से 2 से 1 पे पहुंच गया ये किसी दूसरे पाथ को फॉलो करके। तो मतलब ऐसे ही कई सारे पाथ फॉलो करना और उसके बाद लास्ट में उसी पॉइंट पे पहुंच जाना जहाँ से स्टार्ट किया था, ये हमारा पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस बन जाता है। इसे हम लोग चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। डेफिनेशन क्या होती है ये हम लोग इस यहाँ से देख सकते हैं। इससे चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो ये होता है हमारा एक प्रकार का साइक्लिक प्रोसेस। अब हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। ऊष्मगतिकी के नियम होते हैं, कई सारे नियम होते हैं। आज हम लोग फर्स्ट नियम पढ़ेंगे जिसे हम लोग कहते हैं 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या फिर ऊष्मगतिकी का 0वां नियम। ठीक है। इफ़ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम with a third system, they are also in thermal equilibrium with each other। यहाँ से समझने में थोड़ा सा आपको लोगों को डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, मैं इसे समझाती हूँ ईजी लैंग्वेज में। यहाँ पे कह रहा है कि दो सिस्टम हैं विच आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। दो सिस्टम है, मान लीजिए A और B, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब कि इन दोनों के किसी भी पॉइंट पे टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं है। टेम्परेचर, तापमान जो है वो दोनों का कांस्टेंट है। अब कह रहा है कि ये दोनों सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम, मतलब A C के साथ सिस्टम में है और B C के साथ भी है और A C के साथ भी है। ठीक है, इजीली समझते हैं इसको। मतलब इफ़ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम, मतलब A जो है वो C के साथ एक प्रकार का थर्मल इक्विलिब्रियम में है और B जो है वो भी C के साथ एक प्रकार का थर्मल इक्विलिब्रियम में है। देन दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो दे आर ऑल्सो इन, A और B भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। कैसे? मान लीजिए A जो है वो है 10 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, और ये C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब ये भी 10 डिग्री सेल्सियस पर है। अब कहा जा रहा है कि B भी C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब B भी 10 डिग्री सेल्सियस पर। तो देखा जाए तो A और B दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए ना, क्योंकि इन दोनों का भी जो तापमान है वो हो गया हमारा 10 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से अगर दो सिस्टम एक दूसरे के साथ, दो सिस्टम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं तो ये सब आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं। ये हमारा 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। जब कोई दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्यता में होते हैं तो दोनों निकाय आपस में तापीय साम्यता में होंगे। तो मतलब अगर दोनों आपस में हैं तभी ये तीसरे के साथ एक प्रकार का जो भी हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी भी अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप लोग इसको एक बार फिर से रीड करिएगा, ये आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये सबसे ईजीएस्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, जिसमें 3 सिस्टम्स की बात की जाती है।
एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, दूसरा सिस्टम भी उसी सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और अल्टीमेटली ये सब आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं। तो ये हमारा 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। इस लेक्चर में बेसिकली एक क्विक रिवीजन देखा जाए तो हमने सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ की बात की। प्रॉपर्टीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये दोनों के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने जाना पाथ क्या होता है और प्रोसेस क्या होता है। पाथ, प्रोसेस और उसके साथ ही हम लोगों ने साइक्लिक प्रोसेस के बारे में भी पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने आज लेक्चर में स्टार्ट किया है 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद जो बाकी के बेसिक लॉज हैं थर्मोडायनेमिक्स के वो हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।